बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक बहुत ही सीनियर एक्टर ने ज्वाइन किया है। 40 बरस से आप अदाकारी के शोबे से वाबस्ता हैं, मगर इनकी पहचान जो है वो सिर्फ अदाकारी नहीं है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर भी ये रिटायर हुए हैं और सारी ज़िंदगी इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में गुजारी है और अदाकारी में गुजारी है। सो इन दो राहदारियों में इन्होंने क्या कुछ देखा और ये दो राहदारियों का सफ़र कैसा रहा, इस पर इनसे गुफ्तगू होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट और मारूफ अदाकार बासित खान साहब। लेकिन परसों शाम मुझे पता चला कि तालीम याफ्ता इंसान को इल्म की बातें, ख्याल की बातें एक नशे की तरह लग जाती है और वो इस नशे से बच नहीं सकता, नहीं बच सकता। कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो पूरा करने के लिए नहीं होते, मगर ये सरासर जाती है। बहस मत करो मेरे साथ, उनसे कह दो कि हमें कहीं नहीं जाना और ये कि हमारे मुतालबात हमारे मुल्क की हुकूमत को पहुंचा दी जाए। That's all। वेलकम टू द शो बासित साहब। थैंक यू। कहाँ से शुरू करें, ब्यूरोक्रेसी से या अदाकारी से? असल में शाह साहब, असल तो जो इसे कहते हैं ना नौकरी हमारी, वो ब्यूरोक्रेसी वाली नौकरी थी। ये तो पार्ट टाइम एक हॉबी थी मेरी, जिसको शुरू किया गया था। मुझे हमारे बड़े मशहूर एक प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर, जो यावर हयात साहब। हाँ, यस यार साहब। तो शाह साहब, मुझे उनके वो एक अल्फाज आज तक नहीं भूले जब मैं ये ड्रामे करता था। और लर्नड आदमी थे बहुत। क्या बात है, खानदानी आदमी। क्या बात है, क्या महफिल होती थी, क्या गुफ्तगू होती थी, क्या शख्सियत थी, क्या वकार था, क्या रख रखाव था, बड़े क्या संजीदगी उनकी महफिल में होती थी। और सबसे बात कि वो ड्रामे को बहुत समझते थे। जी जी जी। यहाँ तो और भी प्रोड्यूसर बहुत है जो टेक्निकल चीज़ों को समझने वाले साहिब इल्म जो थे, बहुत साहिब, वो वाहिद आदमी थे। तो मुझे कहते हैं कि खान नौकरी ना छड़ी, ए हवाई रिज़्क़ है। ये बड़ी उन्होंने बात की। 1985 की बात है। तो मुझे ऐसा शौक़ चढ़ाया कि मैं क्यों ना एक्टिंग कर लूँ। अच्छा, एक्टिंग जो थी वो ऐसे थी कि मैं पिक्चर जो तस्वीर खिंचवाता था ना, तो वो मैं कभी सीधा फॉर्मल नहीं खिंचवाता था। तो मैं हमेशा बात करते हुए नेचुरल, जैसे मैं आप खड़े हैं, मैं बातें कर रहा हूँ, वो टक टक से खींचे जा रहा है। तो आपको याद होगा उस जमाने में हमारे जो फोटोग्राफर दोस्त हुआ करते थे मुख्तलिफ अखबारात के, वो कहते भी ये थे कि सर गल्ला करो, तस्वीरें खींच लो। मजा उसमें नेचुरल, जो इंटरव्यूज आते थे वो भी ऐसे ही आते थे। तो वो मुझे कहते थे, मेरे बॉस कहते यार तू तो कोई एक्टर शैक्टर बना है, तो किससे आगे आके। अच्छा, जब यहाँ एक अतिया इनायतुल्लाह साहब के वो शौहर भी थे, वो इनायतुल्लाह साहब हमारे डीजी थे अकेडमी के, जब मैंने अकेडमी शुरू की ना अपनी आके, तो उन्होंने कहा जी फलाने बुलाए, उनको बुलाया, अहमद नदीम कासमी साहब को बुलाया, उनको बुलाया, फिर शायरों को बुलाया, लिखने वाले को बुलाया। मैंने कहा जी लाला सुधीर को बुलाओ। मुझे कहते अच्छा। मैं कहा जी, मैं फिल्म इंडस्ट्री का पता लगे ना आपको क्या स्ट्रगल होती है आदमी की। तो यानी कि वो एक सिलसिला हमारा माशाल्लाह, जिससे कहते हैं कि यानी एक तो मेरा वो हो गया कि नौकरी वाला सिलसिला माशाल्लाह हो गया। फिर जब थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि करना है काम, तो यहाँ पर MNA साहब होते थे, ड्रामा 83 है, क्या नाम था उनका, तो वो उन्होंने जनाब मुझे 81 से शुरू किया था ना जी, ड्रामा 81 80 ड्रामा 81 82 83 84 85 इस तरह चलता था आगे। लॉन्ग प्लेस का तस्वीर उन्होंने। हाँ, तो मैंने कहा कैसे करूँ। तो एक हमारे बैंक के मैनेजर थे, उनको कहा कि उन्होंने, वो इसी में थे, PTV में ब्रांच में थे, तो मुझे इनके पास ले गए, चाय शाय पिलाई, उन्होंने कहा इनको शौक़ है ड्रामे श्रामे का आगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो मैं वेट करता रहा, कोई 1 महीने 1.5 महीने बाद एक दिन कॉल आई कि जी आप आए। मैं बड़ा खुश हुआ, जी कॉल आई है ड्रामे की, और ये हुआ। 2-4 दोस्तों को बताया, अभी मैं ड्रामा करने लगा हूँ आके। तो शौकत ज़ैनुल-आबदीन एक प्रोड्यूसर बेचारे फौत हो गए, अल्लाह ने, वो सिगरेट बांट करते, जब मेरे पास अब फिर आगे चले जाते, मैंने कहा यार पता नहीं कोई स्पेशल कोई खास रोल मेरे लिए रखा हुआ है। मैं इन सब से बड़ी अच्छी तरह आशना हूँ, बहुत सौ से तो मेरी दोस्ती तो खैर यूँ नहीं कह सकते, मगर सीनियर थे मेरे से, मगर बहुत ही शफकत करते थे। यावर साहब ने देखिए प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट के बाद जो काम किया उनमें से कम भी
अगर 4-5 प्लेस किए होंगे तो 2 मेरे लिखे हुए थे। शौकत साहब के साथ मैंने काम किया, और शौकत साहब का एक कमाल ये था कि आप लुत्फ लेंगे इस बात का, चूँकि हम दोनों करीब से जानते हैं उन्हें, कि शौकत साहब हमेशा एक हैरानी की कैफियत में रहते थे, है ना? और लगता था एक शख्स हमेशा एक, आपने सही ऑब्जर्व है किया ना? हाँ, बहुत काबिल लोग थे। हाँ, बड़े काबिल। तो वो फिर जब सबको स्क्रिप्ट बांटे, मैंने कहा मेरे लिए कोई स्पेशल कोई रोल आ रहा है, क्या बात है, रोल दे ही नहीं रहे मुझे। खैर उन्होंने दिया मुझे, आके आए मेरे पास और लिखा हुआ था कि दूसरा तालिब इल्म, और यूं लाइन मारी इसको। अच्छा, मैंने देखा दूसरा तालिब इल्म है ये, तो मैंने वर्के पलटने शुरू कर दिए, 1 2 3 4 सारे वर्के पलटे। तो मैंने कहा तो है ही। आखिरी पे पहुंचा तो उस पर एक जगह दूसरा तालिब इल्म था, वो 2 जुमले बोलता था। अगर वो जुमले याद है आपको तो हमारे लिए परफॉर्म ही कर दीजिए। हाँ, डॉक्टर नज़ीर अहमद का प्ले था, तो डॉक्टर नज़ीर अहमद का आबिद अली रोल प्ले, गवर्नमेंट कॉलेज के जी थे जी वहाँ जी के। जी। तो वो बेड पे लेटे प्रिंसिपल थे ना? प्रिंसिपल थे आज, तो बड़े मशहूर बड़े आदमी थे, मशहूर, उनके साइकिल तो- वाले। एग्जैक्टली। वो लेटे में तो मैंने कहा सर मुझे पहचाना सर आपने? तो आंखें थोड़ी सी खोलते के, हाँ वो तुम्हारा एक दोस्त भी था। मैं कहा जी सर वो कराची में बिजनेस कर रहा है। दैट्स ऑल। अब वो ये ड्रामा ख़त्म हो गया। जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो मुझे फ़ोन आ गया, वो कहते तुसी सानू सारी रात जगांदे, ये 2 जुमले बोल रहे तुसी आके। अब एमएनएच के प्ले में आपको पता है जी, जी, कि ड्रामा बोलता था। वो वाहिद प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में जहाँ 10 दिन रिहर्सल होती थी सर। और एक चीज़ देखिए ना भाई साहब, आज भी यानी कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी अहलिया, दीगर लोग जो हमसे उम्र में कम है, कभी राज़ी नहीं होते देखने के लिए, मगर उनको बिठा के अगर मैं दिखा दूं 2 मिनट भी वो देख लें, हाँ तो बाकायदा वो पूरा प्ले देखते हैं, फिर पूछते हैं कि अच्छा इस तरह के और कहाँ मिलेगा। हाँ। बल्कि मैं नाज़रीन से भी कहूँगा कि पीटीवी ने ये अच्छा काम किया है, कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है कि एमएनएच के बहुत सारे प्लेस जो हैं, या उस दौर के प्लेस जो हैं, लॉन्ग प्लेस भी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर क्लासिकल लिखें, हाँ क्लासिकल, वो आप देखें और उन सब्जेक्ट्स को देखें, उस परफॉर्मेंसेस को देखें, उन जो तहरीरें हैं उसको देखें, जो लाइट है, जो कैमरा वर्क है, जो टेकिंग है खासतौर पर एमएनएच की, तो आप हैरान रह जाते हैं कि क्या काम है। उससे बहुत आप एंटरटेन भी होंगे और सीखने को भी बहुत मिलेगा, तो अवेलेबल है वो। खैर वहाँ से मैं ये कोई डॉक्टर का, कोई वकील का ये रोल करता रहा क्या। एक दिन वो मैं शहनशाह नवाब साहब थे, अल्लाह ने बड़े लखनऊ के आदमी थे, खुस्सा सा पहनते थे, चूड़ीदार पजामा। मैं कमरे में बैठता था कि चाय शाय पीता था वहाँ बैठ के। तो वहाँ एक कासिम जलाली साहब जो थे वो तशरीफ़ लाए हुए थे। तो उन्होंने कहा ये हमारे बादशाह साहब हैं, या बाबडा में हैं आजकल। तो उसने कहा कि अच्छा क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी आजकल प्ले। ऐसे उन्होंने देखा मुझे यूँ करके गौर से, पान भी चबाते हम कहते हैं यहाँ कराची आ जाओगे? मैं कहा जी आ जाएंगे, बताइए। मैं एक सीरियल पे काम कर रहा हूँ। दादा कहते थे उनको लोग दादा कहते क्यों नहीं, इंसाफ होगा, जरूर होगा। मुल्जिम को हाजिर किया जाए। कहा जी आ जाएंगे। हाँ भाई गर्दिश में आपको देखते हैं आपको। तो ज़हूर अहमद जो थे वो वहाँ के एक बड़े मशहूर उस ज़माने के टीवी एक्टर थे। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, खुदा की बस्ती वाले उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मुझे कहा डायलॉग बोले। उसके बाद मुझे ले गए जलाली साहब कमरे। कहे जलाली ये लौड़ा ज़रा कोई थोड़ी सी पंजाबी टोन आती है इसमें। कहा जी वी आर उर्दू स्पीकिंग पीपल। इसको इतनी माइन्यूटली उन्होंने कहा कि पंजाबी की टोन आती है, यानी इतना वो ऑब्जर्व किया उन्होंने आके। वो खैर उन्होंने एक जो जागीरदार का जो तालीम याफ्ता बेटा था उसका रोल मुझे दिया, और जो दूसरा था मेरा भाई था वो विलन था उसके अंदर आके। तो वो मेरा दैट वाज स्टार्टिंग बिगनिंग था मेरा सीरियल का आके। अच्छा वो इतना अच्छा मेरा सफ़र रहा आके कि वो सीरियल भी, चूँकि उस ज़माने में खुद हज़ारों रास्ते लाहौर से था, छाँव कोयटा से था, और इधर से तीनों उसको कंपटीशन हुआ करते थे। हाँ, सेंटर के कंपटीशन होते थे, फिर इनामात होते थे, वो जो शो होते थे आके। तो उससे मैं तकरीबन काफ़ी हुआ। तो फिर मुझे उन्होंने एक फ़्लाइट 033 का रोल दिया जिसमें चीफ हाईजैकर बनाया। हाँ। तो मैंने कहा जी वो बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। हाँ, वो एक तरह का वो ऐसा था जैसे कोई ड्रामा इंग्लिश का या इंग्लिश का कोई वो जैसे फीचर फिल्म होती है इंग्लिश की। वो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये रोल दादा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? अरे कहता तू इतना नया है ना, मैं किसी बड़े एक्टर को दूंगा, वो एक्टर नजर आएगा उसके अंदर। तू नया आया है तो तुझे ऐसे लगेगा जैसे कि वाकई हाईजैकर है। तो वो बड़ा खूबसूरत प्ले था, बड़ा उसमें मज़ा आया।
कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। तुमने मेरे को वादा किया था कि कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो पूरा करने के लिए नहीं होते। हाँ, मगर ये सरासर जाती है। बहस मत करो मेरे साथ। फिर मुझे एक और ऐसा रोल मिला वहाँ, जैसे कोई जनरल नोरेगा का रोल था, पनामा के सदर का, फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ नारकोटिक्स किंग से लेके वो मुल्क का सदर बन गया था जनरल नोरेगा। वो एक प्ले था, इंटरनेशनल स्टेचर के प्लेस बनाए उन्होंने, और उसमें बाकायदा वो सीन ऐसे डाले कि लग ऐसे रहा है कि वो, अगर आप देखें ना स्टोरी जनरल नोरेगा की, तो उसका नाम था वक्त का आसमान सीरियल। उसमें तकोन का मैं बना हुआ, शबीर भी उसमें था, शबीर जान भी उसमें था, जान भी थे, और ये भी जलाली साहब ने ये किया भी था। कासिम जलाली साहब का। फिर एक जुनून प्ले किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो डॉक्टर तारिक अजीज, आपको याद होगा, जी भाई, उनको अल्लाह ने करी जी जी, बहुत अल्लाह हो का गए रहमत वो। फरमाए, जी। तो उन्होंने लिखा था, ये बना था सुपर पावर्स के ऊपर, यानी शकील साहब बने थे अमेरिका के सदर, मैं रशिया का सदर, और वो जो थी हमारी खातून जो है वास्ती, ताहिरा वास्ती, वो मार्गरेट थेचर बने थे आगे। शिज़ोफ्रेनिक मरीज थे तीनों, और दुनिया को तकसीम कर रहे हैं वहाँ की। पागल खाने से भाग गए हैं और दुनिया में शोर बिचा हुआ, और भाव दरवाजे बंद कर लो, 3 पागल फरार हो गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो था। तो ये ऐसे ऐसे वैरायटी ऑफ जॉब जो मुझे उस वक्त मुझे मिले, और कितने सिंबॉलिक वे में उस जमाने में काम करते थे ना, हाँ, डायरेक्ट भी करते थे, बात बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल। मगर अलामती तौर पे भी बड़ी वो एक किया डबल, एक आप अपने दाम में, मुझे याद है, वो भी एक प्ले था मेरा, उसमें मैंने डबल रोल प्ले किया था। ये वो प्ले थे ऐसे जो मजा आता था, और मैंने ग्रीन कार्ड, लोग सीखते थे। हाँ, ग्रीन कार्ड क्या प्ले था। क्या लोग- मुझे अगर आप इजाजत दें तो वापस आके सरवत सरवती के साथ, ओ गॉड क्या प्ले था अपने। इरसा गजल, इरसा गजल हाँ, थी इरसा गजल थी। हाँ, बादशाह साहब माशाल्लाह 2024-25 च भी आओ, ਅਸੀਂ भी बैठे हैं। और वो आपको याद है वो क्या सीन था जिसमें वो कहते हैं जरा ग्रीन कार्ड की जियारत करा दें। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत यानी कि कमाल के और सुनहरी दौर की सुनहरी यादों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम बासित खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। मगर भाई साहब उससे पहले अगर मुझे रिजा इजाजत दें, हैं? बात हो रही थी अभी ग्रीन कार्ड की। क्या सरवत बहुत ही कमाल की अदाकारा थी जी, कमाल। मैं कहता हूँ सरवत अतीक साहिबा जो थी, एक अदाकारा भी थी, शी वॉज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और बड़ी अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि उनके साथ एहसास नहीं होता था कि कोई खातून है। वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू किया करती थी आके। उनके यजमान का मोची एक इशफाक साहब को प्ले था, वो भी मैंने किया था। तो वो एक PIA के एक एक्टर थे, मुझे भूल गया, पुराने एक्टर थे, चश्मा लगाते थे, खालिद उस्मान शायद नाम था। तो वो बड़ा कमाल का प्ले था कि आजकल की ख्वातीन होती है ना, बच्चों को इग्नोर करती हैं, बच्चों को आया के बाद छोड़ देती हैं, और हर वक्त जनाब इधर पार्टी में बच्चे निगलेक्ट हो रहे होते हैं। तो बेचारी अपने कमरे में ले गई जाके नौकरानी, बिठा लिया, उनको खाना खिला रही है, गप लगा रही है। अब वो आई तो बच्चे देखे, बच्चे नहीं है। सर्वेंट क्वार्टर में गई, देखा उसका पारा चढ़ गया। रूही खान थी, हैं हाउ डेयर यू, कि मेरे बच्चों को लेकर आप यहाँ, एक ब्यूरोक्रेट की बच्चे हैं और तुम यहाँ लेके बैठे, उनको सुला रही है अपने कमरे में। तो वो उसे खूब, जिसे कहते हैं ना, अपनी इंग्लिश में और उर्दू में लताड़ती है आगे से। फिर जब वो एकदम से सरवती इंग्लिश बोलती है, वो एकदम से दंग रह जाती है कि वो भी पढ़ी लिखी, मास्टर्स किया हुआ था उसने, नौकरानी थी वो आगे। तो कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी देखो, तुम क्या चीज़, तुम मसनूई लोग हो, मसनूई ज़िंदगी गुजारते हो, तुम्हें क्या पता बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, बच्चे किस तरह उनकी तरबियत करते हैं आप आके। तो वो बड़ा खूबसूरत एक वो प्ले था। तो ग्रीन कार्ड के हवाले से जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि उसमें हम ग्रीन कार्ड की उस ज़माने में डिस्करेज करने के लिए कहा था कि लोग मत जाया करें। आज तो खैर पूरी दुनिया सेटायर था ना वो वक्त था उस वक्त आगे। तो वो आगर में से 1 वे टिकट पे ना धुन बजा रही थी, 1 वे टिकट, वो 1980 का बड़ा सॉन्ग था, बोनी एम की इंटरव्यू लेती है। तो सारे रियाज अदाकार था टीवी का, याद हो। अब सब इंटरव्यू रियाज के जो, हाँ वो सब इंटरव्यू दे रहे बैठे हुए कि जनाब हमारा इंटरव्यू होगा तो हमें ये लड़की सिलेक्ट कर लेगी, मियाँ बना के वहाँ ले जाएगी, क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड है ना। उसके बाद ग्रीन कार्ड है, उसके हसूल के अभी इसी तरह ही है। जी, जी। जो लड़के जाते हैं बाहर, जी जी जी। तो वो कहती है मुझे आप वहाँ बर्तन शर्तन मेरे धो लेंगे ना। तो जी अच्छा, जी जी जी। तो फिर कुछ कपड़े शपड़े भी धोने होते हैं, वो भी कर लेंगे, सारा लेती है। तो एक बैकग्राउंड में मुझे दिखाया गया कि वो जो लड़की यहाँ पाकिस्तान में ना, मुझे उसकी याद आ रही होती है। तो वो कहते नहीं साहब, मैं आई एम सॉरी, मुझे ग्रीन कार्ड नहीं चाहिए, तो देख लें ग्रीन कार्ड है तो आप। उसने कहा, मैंने कहा नहीं, ये जो चांद मेरे पास यहाँ है, मैं उसके पास
ऐसा एंड पे उसका सीन हुआ था। तो मैंने ठुकरा दिया उसको ग्रीन कार्ड को। लेकिन मेरी जो बहन थी वो दिखाया कि बहुत इमोशनल थी, बहुत एक्साइटेड थी कि भाई जाए, ताकि गुर्बत बड़ी है, परेशानी बड़ी है। तो ये है तो सही ना कि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, वहाँ जाते हैं, यहाँ 50-60 हज़ार की नौकरी के लिए तरले करने पड़ते हैं, वहाँ जाएँ आपको 5-7 लाख का मिल जाता है। आप ब्यूरोक्रेट रहे और फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पे आप रिटायर हुए और फिर आप अदाकार रहे, और लाइव बात है जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनसे सारी ज़िंदगी आपका राब्ता रहा। ये जो सब्जेक्ट्स होते थे जिन पर हम काम, अभी ऐसा नहीं कि 100 में से कोई प्ले होता ही नहीं है अब ऐसा, मगर उस वक्त जो संजीदा सब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी उसका और आज का कोई मैच ही नहीं है। ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, तहजीब के बारे में, मईशत के बारे में, कल्चर्स के बारे में, इंसानी नफ्सियात के बारे में, मर्द और औरत के ताल्लुक की जो इंट्रिकेसीज हैं, जो बारीकियां हैं, उसके बारे में, ये सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस होते थे, इन पर प्लेस बनते थे। क्या हुआ माशरे को? इतनी अजीम शान इमारत, इतने अजीम शान लोग, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ आगे। कुछ तो होना चाहिए था। ये जो दौर हमारा ख़ास तौर पे 70s का जो एंड था, जब 79 और 80s का शुरू हुआ है, ये हमारा अफगानिस्तान में इन्फ्लक्स हुआ है, जिस तरह वो सारा रशियन का अटैक हुआ है, फिर माशाल्लाह लग गया है, बाला गुजर आ गया, और वो कौन सा सुल्तान है, गडासा आ गया, ये सारा कल्चर उधर से आना शुरू हुआ आगे। तो हम ड्रिफ्ट कर गए, एक साइड से हट गए आके, और ये हम दहशतगर्दी बहुत होगी हमारे मुल्क के अंदर आगे, फिरका वारियत हमारे अंदर आप बहुत समझते हैं माशाल्लाह का किरदार रहा इसमें? 100%। अब तो आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं। कंटिन्यूटी ऑफ नहीं, मैं अगर मैं तो देखें, जो मैंने सब्जेक्ट एक पॉपुलेशन का मैंने किया था, मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पॉपुलेशन पे करवाई है। मेरी पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस 11-12 जून को थी शाह साहब, और 19 जून को मेरी सुप्रोनेशन थी। और कॉन्फ्रेंस ऐसी थी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये बच्चे मरने की शरह पाकिस्तान वर्स्ट कंट्री है, 2014 की बात है। आज हम इसका मंत्रा कर रहे हैं आगे। अरे भाई, ये तो उस वक्त हमने करवाई आगे। और दूसरी मैटरनल मोर्टेलिटी, औरतों की ज़च्चगी मरने की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी है। तो ये उस वक्त कॉन्फ्रेंस कराई जब UNFP ने कहा यू हैव डन वेरी गुड, पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे लॉन्च किया। तो मैंने कहा, खान साहब, UNFP का कंट्री हेड था मिस्टर रबी, व्हाट कैन आई डू मिस्टर खान फॉर यू? मैंने कहा जी, आई वांट टू होल्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, MDG 456, गो हेड, वी विल फाइनेंस। तो उन्होंने फाइनेंस किया। गवर्नमेंट एक पैनी गवर्नमेंट का नहीं खर्च हुआ। फेडरल सेक्रेटरी मेरा बैचमेट था, उसने चिड़िया लगा दी। साहिरा फिर तारड़ साहिबा थी, उन्होंने चिड़िया लगा दी, और बाहर से मंदूब आए आके। आज अगर आप देखें, ओवर पॉपुलेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन हम उससे अकमात बरत रहे हैं, हम चश्मपोशी कर रहे हैं, ज़ुबान लरसती है उस पर बात करते हुए। कह रहे हैं बड़े बड़े हमारे हुक्मरान के जी आबादी तेजी से बढ़ रही है, वज़ीर ख़ज़ाना भी कह रहा है ये आबादी बहुत बढ़। अरे भाई, बढ़ रही है तो हमें भी पता है बढ़ रही है, सबको पता है। अब तो लोग यूँ सर निकाले गाड़ी से बात करते हैं, और लोगों को आबादी से कंट्रोल करो, आम आदमी भी कहता है आके। तो जनाब, ये है सबसे बड़ा मसला। आप जो कह रहे हैं ना कि हम कहाँ से भटक गए। कुछ दौर ऐसे थे, जैसे अयूब खान का दौर था, बेशक माशाल्लाह का दौर था, लेकिन सबसे ज़्यादा काम अयूब खान ने स्टार्ट किया था आबादी का, और उस पर उनकी हुकूमत की जाने की वजह भी ये थी कि उस पर आज आप देखें कि हम आबादी पे कंट्रोल का, यस, उस उन्होंने किया। तो उन पे बाकायदा एलिगेशन लग गया। क्योंकि आप देखें ना कि हमारी जो विधि पे आपने एक सवाल जो अहम किया, वो सवाल ये है, ये कोई एकदम से नहीं हुआ। जो जहां आपने कहा ना कि क्यों हम आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके, कि हम कामयाब क्यों नहीं हुए आगे आके, हम इस हालत को क्यों पहुंच गए, वो इसलिए हुए कि ग्रेजुअली एक चीज़ होती आई और हम अनपॉपुलर डिसीजन करने से घबराते रहे। अनपॉपुलर डिसीजन यही होता है कि आप रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ, आप रूल ऑफ लॉ लाएँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाएँ, हर आदमी कानून के बराबर, वुमेन एम्पावरमेंट करें। आप बताएं कि रूल ऑफ लॉ है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में आज आप देखें कि बेशुमार ऐसे किस्से बयान कर दूंगा आपको कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर आके। कल का एक वाक़या जो अपने कराची में हुआ, किस तरह टैंकर से एक औरत बेचारी अपने डिलीवरी के लिए जा रही है अपने मियाँ के साथ, किस तरह उसको बच्चा उसका बेचारी का पैदा हो गया, वहीं पे मर गई, बाप मियाँ मर गया। कितने वाक़यात हो चुके हैं आके। लोग इसको भूलते नहीं है। यही होती है, एक छोटा जुर्म होता है, बाद में बड़ा जुर्म बनता है। एक तो हम उसमें आए कि उस दौर में आ गए जहाँ पर हमारे पास फिरका वारियत ने जन्म बहुत लिया। उधर से ओवर पॉपुलेशन ब्रीड्स पॉवर्टी एंड पॉवर्टी ब्रीड्स वायलेंस। दोनों इसका इंटर जी जी साथ है, इनका ताल्लुक है, विशेष सर्कल है ना जी। आप देखिए सड़कें भरी पड़ी है। जी रिजा जी, खान साहब, मेरा कुछ सामान
ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ मैंने आज घर जाना है। इसमें तो बड़ी खतरनाक चीजें पड़ी हैं। क्या चलिए अपनी पसंद की चीज उठा लेते हैं। वाह हाँ साहब, ये जो बल्ला है ना, बल्ला ये मैंने छठी जमात से खेलना शुरू किया है, क्लास 6 से, और 2022-23 तक तो मैं खेला हूँ। आई बात चाइल्ड स्टार कह सकते हैं क्रिकेट में। बाकी सारे बड़े बड़े होते थे, तो मैं भी साथ टीम में, कभी मियाँ चन्नू खेलने जा रहे हैं, कभी चीचा वतनी खेल रहे हैं, कभी भावल नगर, कभी हरुणाबाद, तो क्रिकेट खेलते थे। आप कह रहे 2023 तक, यानी अभी 1-2 साल तक खेलते हाँ रहे? हाँ, ये मैंने बाकायदा, मैं क्रिकेट के मैचेस भी, हमारे सिविल सर्विसेज जो के लोग हैं ना सारे, हमारी टीम बनी है। पहले मेरी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम बनाई थी, उसके बाद फिर जब बाद में हमने सिविल सर्विसेज 11 बना ली, उसमें कस्टम्स का लड़का भी है, इनकम टैक्स का भी है, पुलिस का भी है, रेलवे का भी है, सारे यहाँ सारे अच्छे अच्छे। आपको तो जो आउट करता होगा, आप कहते होंगे यार मैं इसको ऑडिट पैरा जो है वो लगाऊंगा। नहीं, वो मेरा बुरे वाला से सफर था ना क्रिकेट का, वो मैंने आखिर वक्त तक रखा है इसका। यानी ये कि मैं क्रिकेट के मैचेस, मुझे मरहूम रगीला साहब, जावेद शेख साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ये वॉल्डन के ग्राउंड में हम क्रिकेट के मैच खेला करते थे, और वो बड़े मजे से आके जनाब मुझे लुत्फ आता था खेलने का उनके साथ। रंगीला साहब भी क्रिकेट खेलते थे? हाँ जी, ये बड़ा खालिद भट्ट साहब मरहूम बेचारे, विकेट कीपिंग करते थे उधर से आके, तो हमारी ऑफिसर्स की टीम थी आगे। हाँ। तो करते करते 22 में मैंने एक वहाँ करवाया, रेलवे स्टेडियम मैच, अदाकारों का मैच कराया। ये जावेद शेख जो है ना, उसका भाई जो सलीम शेख, वो उनकी टीम बनी है, मोहम्मद राना वगैरह भी उसमें आके। इत्तेफाक से उसमें कराची के लड़के भी आए थे, वो जो कराची के बड़े टॉप जिसे कहते हैं ब्रास है के अदाकारों की। तो मैंने कहा यार तुम एक मैच हमारे से भी खेल लो आके। शान साहब भी खेले हैं, शान बड़ा अच्छा बॉलर था उस जमाने में, याद है, लेफ्ट आर्म बॉलर था, ऐसे जैसे वसीम अख्तर की तरह तेज गेंद करता था। शान थे ये, वो जो कौन सा है अपना जान रेम्बू, और एक और कराची की एक्टर है, वो बड़ी मशहूर है, मुझे नाम भूल रहा है उनका, वो भी थे उसमें आगे। तो मैंने उनसे कहा आप हमारे से खेले मैच, तो कहते हैं कि क्या दोगे। मैंने कहा यार आपको यहाँ स्टे करवा देंगे, होटल में जो भी है, जिम खाना में स्टे करवा देंगे, क्योंकि हमारी स्पॉन्सरशिप हो जाती थी, हमारे जानने वाले भी थे। हमने कहा जो वहाँ करवाएंगे आपको, तो हमारी टीम सब इस मामले में रेडी थे कि आप बात कर लें इनसे। तो और मैंने कहा आपको आने जाने का टिकट दे देंगे जहाज़ का। तो एक अदाकार है, नाम ही ज़्यादा बुराई हो जाती है, कहते हैं पैसे भी तो दो ना साला। अब आप सोचिए, आपने कहा वो ज़माना और ये ज़माना, आपने कहा ना, पूछा, सवाल किया था कितना फ़र्क पड़ गया, ऐसा क्यों हमारे अंदर आया, हमारी क्यों प्रायोरिटी, इक़्तिदार का सवाल क्यों हुआ। ये जावेद शेख, ये अमर रंगीला साहब, सारे लोग आते थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब बॉलिंग किया करते थे आके, इनकी गेंद ऐसी सी आती थी आके, गुलाम मोहिउद्दीन साहब की मैं ओपनिंग करता था। तो कहने का मकसद है, इनको मैंने देखा कभी बात ही नहीं पैसे की, ना कोई ऐसा प्रॉब्लम, वही जो हम खाते थे वो खाना खिलाया करते थे आके। और आज के अदाकार देखें कि सब कुछ के बाद भी कहते हैं पैसा क्या दोगे आप। जी रिदा, आप कुछ पूछना चाहिए? जी बिल्कुल सर, आप शोबिज़ में भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, हैंडसम भी बहुत थे, तो उस टाइम तो आपको बहुत सी खवातीन अप्रोच करती होंगी शादी के लिए, तो आपने पसंद की शादी की थी या अरेंज मैरिज? हाँ, इनू दसो सर, मोहब्बत से होती नहीं, अरेंज पे ही मानती नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, आजकल शादियां बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बत से हो रही हैं। हमारा वो ज़माना जो था उसमें पहले तो अरेंज मैरिज ही होती थी आगे, पर कब ये शादी ऐसी थी कि इसमें मोहब्बत का एलिमेंट भी था, वो भी था, लेकिन जो उम्र थी ना, वो क्या था? मतलब मोहब्बत से मुराद ये थी कि मैं, आप ब्यूरोक्रेट है ना, वो ऐसा ड्राफ्ट कर रहे हैं कि पकड़े नहीं जाए। लेकिन आप भी ऐसे हैं कि फौरी तौर पर उसका नोटिस ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये शादी जो है ना, बुनियादी तौर पे मुझे पसंद थी, और मेरी पसंद की शादी थी। और हमारे एक बड़े मशहूर अपने अदाकार थे, तो बकिया ये था कि शुरू से माशाल्लाह उसमें आगे, और जैसे कहते हैं कि मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं आप। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कह दीजिए, आज कह दीजिए। मुझे जो आप पूछना चाह रहे थे कि कोई ऐसा मुझे रिश्ते नहीं आ रहे थे बहुत ज्यादा कि कोई कहेंगे जी मुझे फिदा थी आगे। वो हमारा जमाना वो था खिड़की से ताक झांक वाला, कि वो जनाब खिड़की को देख रहे हैं कब पर्दा हटेगा, कब खिड़की खुलेगी, कब चेहरा दिखाई देगा कोई आगे। वो हमारी वो जवानी थी, पर्दा पीछे करके ना। हाँ जी, वो कहते ना सजना ने बुआ की तिक तिक चाल ले, तिक चाल ले, वो जमाना हमारा था। नाज़रीन, stay with us, stay with us।
और कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ है और बादशाह साहब से पूछेंगे कि अदाकारी जो है वो इन्होंने क्यों छोड़ दी। वापस आकर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बादशाह खान साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी बादशाह साहब। बासी साहब, अगर भाभी घर में आवाम की तरह गुस्से में आ जाए तो ब्यूरोक्रेसी काम आती है या एक्टिंग की सलाहियत? शाह साहब, बेगम साहब का तो गुस्सा जिसे कहते हैं आता ही नहीं। वो बगैर गुस्से ही उसे डर लगता है हमें। गुस्सा तो वो होता है ना कि आप कोई ऐसी बदतमीजी करें शौहर के साथ, वो तो बस यूँ देखती हैं आगे तो हम समझ जाते हैं कोई गलती कर गए हम। बेगम साहबा का गुस्सा ऐसा नहीं है, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि स्टेबल है। मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, मैं फिर भी कई दफ़ा गुस्से में। देखिए शाह साहब, जब हम प्रोग्राम करते हैं ना तो हम जिंदगी में कभी भी अपनी गलतियों का जिक्र नहीं करते। हम अपनी गलतियों का जिक्र नहीं करते, ना कभी आप सुनेंगे किसी से, हमेशा अपनी अच्छाइयों का जिक्र करते हैं। अंदर भी बुराई हो सकती है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आई एम वेरी एडवोकेट, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और इसी की वजह से मैंने आप बताइए कि एक जो आप एक मेरा ड्रामे का वो था कि मैंने कोई तकरीबन 16 साल किया ड्रामा, तो मैंने छोड़ा भी इसलिए बिकॉज के बेगम ने रिमाइंड कराया कि जनाब जब आपने शादी की थी तो उस वक़्त आप आर्टिस्ट नहीं थे, ड्रामा आर्टिस्ट। मैंने एक ब्यूरोक्रेट के साथ, एक अफसर के साथ, एक शरीफ अफसर के साथ शादी की थी। अब आप ये अदाकार बन गए हैं तो मेहरबानी फरमाइए, आप नौकरी करते हैं, वहाँ से रिहर्सल पे जाते हैं, फिर वहाँ से शूटिंग पे रात को आते हैं। ये सही बात नहीं है। और मैं इसीलिए मैंने कहा इट वाज माय हॉबी, बेसिकली पार्ट टाइम एमेच्योर एक्टर था मैं आगे। तो मैंने फिर उनके इस मैसेज को बड़ा सीरियसली लिया। अक्सर लोग सीरियसली नहीं लेते इन चीज़ों को आके। मैंने ज़िंदगी ख़राब नहीं की। एक दफ़ा दूसरे में कहा, मैंने कहा ठीक है, शी हैज़ अ पॉइंट, और वैलिड पॉइंट था आगे कि या तो हो ना कि मैं जॉब ना कर रहा होता। अक्सर लोग होते हैं उनका पार्ट टाइम जॉब नहीं होता, वो अपने यही काम कर रहे हैं, तो वो ठीक है उनके लिए, तो वो बेगमात के जाएगा तो कमा कर लाएगा। ये एक बड़ा अच्छा आपने पहलू बताया इस हवाले से कि आपने अपनी अहलिया की खुशी की खातिर अपनी एक हॉबी को तर्क कर दिया। वो इसी वजह कि फिर आपकी फैमिली लाइफ है, बच्चे बड़े होते हैं, आपके बच्चे बड़े होते घर को हैं, आप अपनी जिद कर रहे होते हैं। भाई जिद क्या, आपने एक पार्ट टाइम, मुझे फिल्म की ऑफर भी हुई थी, एक शहजादा फिल्म थी आगे, तो ये जो जिन्होंने अरमान बनाई थी, मलिक साहब क्या नाम है इनका, वही साहब अली, हाँ जी, उनका मलिक, उनके जो इन्होंने डायरेक्टर थे उनके, तो उनके माशाल्लाह उनके जो ससुर थे वो मेरे परवेज मलिक साहब के जो फादर इन लॉ थे, ही केम अलॉन्ग विद, जिनके 2 बच्चे भी थे उनके, परवेज मलिक साहब जी, वो भी शोबे से, वो बाकायदा आए थे कि फिल्म में आप विलन का रोल कर लें आगे। अगर बेटी ये फिक्र ना करना, ये बेटा मेरे, मैं इसको काबू रखूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, इसको बिल्कुल कोई ऐसी फिक्र ना करना। मैं वो कहेंगे ठीक है अंकल, ठीक है। जो ही गए तो साथ हाथ मोड़ दिया, खबरदार जो फिल्म का नाम भी लिया। तो मैंने कहा ठीक है जनाब। तो हम तो इसी तरह करते थे। अब ये छोटी सी खिड़की पे कभी कभी जाके मैं तजिए कर लेता हूँ, शौक पूरा कर लेता हूँ अपना, तो वो अदाकारी छूट गई मेरे से आके। अभी कई सब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, कहते हैं अम्मी इजाज़त दे दें कि वो कुछ कर लिया करें ड्रामे वगैरह। मैंने कहा भाई तो बोलो, ऊंची आवाज़ से बोलो, लेकिन वो अभी तक उसी तरह ही हैं। ये फरमाइए कि हम ये समझते हैं कि किसी खातून से भी कोई मर्द अगर ये कहता है उसकी, चूँकि अमूमन हमने यही देखा है ना, और तो हम हमेशा इसके हमने हमेशा इसकी एडवोकेसी की कि भाई जो भी खातून शादी के बाद भी कोई प्रोफेशन को जारी रखना चाहती हैं, उनकी कोई सलाहियत है, कोई तजुर्बा है, कोई डिग्री है, तो उसको मुआशरे के मफाद में बरूकार आना चाहिए और काम करना चाहिए, उसकी चॉइस है। और फिर जब औरत नहीं करती है तो एक टूट फूट होती है, जो सलाहियत है उसका इजहार नहीं हो पाता। अब आपका केस बिल्कुल उलट है और रेयर है। कम मर्दों ने अपनी अहलिया की वजह से अपना प्रोफेशन जो है, अपनी हॉबी, प्रोफेशन भी तो है ना, पैसे भी तो मिलते थे, छोड़ी होगी, तो उससे कोई टूट फूट हुई, आप में कोई तकलीफ होती है, वो होता है कभी कि यार ये मुझे जो मेरी जॉब थी ना, ये चूंकि मेरी चल रही थी जॉब में, नौकरी कर रहा था। औरत का मुकदमा हम हमेशा लड़ते हैं, लड़ते रहना चाहिए कि उसे आज़ादी होनी चाहिए, मगर मर्द को भी तो होनी चाहिए, अगर वो होनी चाहिए। और मैं मतलब ये कई दफ़ा दिल करता है कि जब मैं उस स्टेज पर पहुंचा था कि जहां मैं आज वो जो कहते हैं हमारे बड़े, अल्लाह ने गली की रहमत करे, हमारे बड़े ज़बरदस्त वही रख्तर साहब है, एक ट्रिब्यूट हुआ था, एक रीडिंग हुई थी यहाँ लाहौर में, वारी में 92 में,
तो वो उन्होंने मुझे तारीफ़ की थी, तो मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैंने कहा इतना बड़ा एक्टर कर रहा है, मामूली एक्टर तो नहीं है मोइन अख्तर। बासित खान एक प्रोफेशनल एक्टर ना होते हुए भी एक किसी भी प्रोफेशनल एक्टर से कम नहीं है। इनकी एक्टिंग में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसमें अल्लाह ने इस चेहरे में इनको इतनी सलाहियत दी है कि ये चेहरे को बड़ी उम्दगी से मोल्ड करके वो कुछ कह देते हैं जो डायलॉग से कहने की ज़रूरत नहीं होती। उससे आपको अपने काम तो एक फीलिंग सी अपने होती होने का है कि एहसास यार होता है। हाँ, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है कि मुझे कर लेना चाहिए था थोड़ा सा आके। तो कई लोगों ने मुझे बाद में ऑफर कीजिए कि थोड़ा सा कर लें, हल्का फुल्का कर लिया करें कभी कभार आके। तो मैं बस इसी गोम को मैंने कहा यार ये वो चेक है ज़िंदगी के जो कैश हो रहे हैं मोहब्बत के, यही फिर बाद में ये ना हो कि वासे साहब कहें कि यार ये क्या ज़िंदगी बन गई है। तो मैंने सोचा कि आज मुझे याद करती है बेगम कि यार तुम वहाँ मेरे साथ रशिया गए थे, वहाँ कॉन्फ्रेंस में क्या मज़ा आया था, वहाँ वो गए थे, ये देखे थे, वो ब्राज़ील गए थे जहाँ हम नहीं जा सकते थे आके। तो जिन जिन मुल्कों में वो गई है तो आज मुझे वो सुनाती है कि वहाँ कितना था, वो कैसा मौसम था, वहाँ कैसी अच्छी गैलरी थी वहाँ के। तो वो मैं खुश होता हूँ कि यार चलो मैंने एक अच्छा काम किया कि मेरी बीवी खुश है उस बात से। वाह, तो आपने अपने घर को, अपनी रिश्ते को बचाया और आपने अपनी हॉबी जो है उसको कुर्बान किया। और ये बड़ी वैसे एक गैर मामूली बात है। मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टनर को, मेरी ये राय है, अपने पार्टनर की जो हॉबीज़ हैं, ये प्रोफेशन है, उसमें इनकरेज करना चाहिए। मगर मर्दों के हवाले से चूँकि बड़ा ही रेयर केस है, तो मेरे ख्याल में मैं क्योंकि हमारी ख़वातीन ने तो इस खित्ते में सारी ज़िंदगी यही किया है कि अपनी हॉबीज़, अपना प्रोफेशन, अपनी सलाहियतें कुर्बान कर दी हैं घरों के लिए ना, और अपने घर के लिए, अपने घर के लिए, अपने शौहर के लिए। आप मेरे ख्याल में ऐसी मिसाल है मर्द की, जिसे हम ख़वातीन की जब बात करेंगे तो मिसाल के तौर पे मर्द को भी बेचारे को भी उसमें भी वायलेंस हो रहा है, इमोशनल वायलेंस। मैं ये नहीं समझता, मगर ये है कि इसमें वायलेंस की तो कई है ना, डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है, इमोशनल वायलेंस है। इमोशनल है ना, तो कह रही भाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे जिंदगी खराब करोगे, तुम काम का छोड़ो, इधर बच्चों की तो तवज्जो दो, मेरी तो तवज्जो दो यहाँ आके। लेकिन आप खुश हैं आज? मैं आई एम हैप्पी, मुझे ये खुशी की बात रिग्रेट नहीं है। शाह साहब मैं आपको बताऊं, जिंदगी की एक बहुत अहम बात है, अल्लाह ताला ने मुझे एक गिफ्ट से नवाजा है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। मैंने शाह साहब कभी भी ना जिंदगी में कुछ चीज़ को छोड़ना चाहा ना, सिगरेट एक दफ़ा शुरू की मैंने, ऐसी मांग तांग के पी लेते, गए तो डब्बी आगे रख दी, खोल लिया, पी लिया, लेकिन यार तो आदत पड़ रही है, छोड़ दी, नेवर टेस्टेड दैट। इसी तरह अदाकारी को मैंने, जो इसे कहते हैं कि मैं देखता हूँ आगे, और अदाकारी में जब मैं आया, मैंने आई एम द ओनली एक ब्यूरोक्रेट है जिसने, जो पायनियर है इसमें आया, यानी सर्विस में जो आके जिसने एक्टिंग शुरू की, मैं वाहिद था। उसके बाद आशिर अजीम और कई लोग, बेशुमार लोग आए बाद में, कई लोगों ने काम किया। तो मैंने एक वो भी तो एक रस्म डाली ना, कभी ये हो सकता है। और आप तो मुस्तकिल कर रहे थे ना, और इसका मैं ये नहीं कहता, मैं आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई फील प्राउड कि यार मैंने एक काम किया जिसमें लोग मुझे पहचानते हैं। जी जी जी। ये फरमाइए कि अभी आपने कहा कि आपने अपनी बेगम साहबा की वजह से अदाकारी छोड़ दी ना, और अब इस बात को तकरीबन 20 ये सर 1985 में शुरू की थी। 2001 वाज माय लास्ट प्ले इन इस्लामाबाद में मैंने किया था। यानी कि वो मुस्तकिल आपसे ये कह रही थी, या कोई खास मौका था कि जिसपे उन्होंने वाजे कह दिया कि नहीं भाई ये तो नहीं? इसमें बात यह थी कि जब अक्सर औकात वो ज़माना था ना, जब के फिल्में लोग भी देखते थे लोग, टीवी के ड्रामे तो चैनल था, पीटीवी का था या एसटीएन था, तो हम अक्सर, मुझे शौक है टूरिज्म का ही बहुत, तो इंटरनल टूरिज्म का, पाकिस्तान में जाने का बहुत, मरी शरीफ, तो ये मेरा मुश्तरका शौक था आगे। तो मुझे हमेशा कर चलें प्रोग्राम बनाए चलते हैं आगे। तो जब मरी शरीफ जाते हैं, आपको तो मरी में क्राउड किस तरह का होता है, हम चल रहे होते हैं, आगे एकदम से घेर लेते हैं आगे लड़कियाँ। तो एक अजीब सा सवाल करती थी, ये आपकी बेगम? मैंने कहा भाई मेरी बेगम ही है, किसी और की बेगम को नहीं लेके फिर रहा, खुदा के वास्ते ये मेरी बेगम है भाई। अब वो जब देखती थी, खातून है एक, तो औरत तो दूसरी औरत या लड़की के बारे में सोचती है कि भाई ये मेरे मियाँ को कह रही है, फिर कहते हैं आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़े अच्छे लगते हैं हमें, तो ये वर्ड तो वो एक एज ए फैन कर रही होती है ना आके। तो मे बी के सॉर्ट ऑफ दैट इम्पैक्ट ऑल्सो एज, जिससे कि उनके जहन में एक चीज़ आई कि भाई ये हो सकता है, इसका मुझे उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन प्राइमरीली उन्होंने ये कहा कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो गया है, और मैं आगे ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजार सकती कि आप मुसलसल, यू हैव टू चूज दिस वन और दिस वन। अच्छा, इस हद तक बात आ जी हाँ जी हाँ, उन्होंने कहा कि छोड़ दे। तो मैंने कहा ठीक है यार, बात अगर इतना वो है तो
देखिए बात ये है अच्छा, कि आप घर में सोते हैं और अगर आपकी बीवी करवटें ले रही है, सो रही है, परेशान हो रही है, आप तो वो भी एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोचता कि यार क्या करें। अगर आदमी हसास है और बेटर हाफ मोहब्बत है, करने वाला एहसास है, बड़ी अच्छी बात। हाँ, वो कहती है एक सवाल मुझे कि उसने कहा कि मैं वर्किंग लेडी होती तो मुझे कोई एतराज़ ना होता, तो मैं भी काम कर रही हूँ आगे, तो मैं घर में बैठी हूँ आगे इंतजार कर रही हूँ और तुम रात के 2 बजे आ रहे हो और शूटिंग कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो आगे, तो दिस इज नॉट गुड। ये एक रीजन ये आपने बड़ी अच्छी, मैं बड़ी इसकी दाद दूंगा। हालांकि मैं भी समझता हूँ कि किसी भी पार्टनर को दूसरे पार्टनर की हर किस्म की हॉबी को जो कि लेजिटिमेट हो उसको इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज मगर करना फिर भी चाहिए। आपने मेरी जिंदगी में आज तक मेरा हाथ Sacrifice खुदा किया। ना करे कुफर हो जाए मुझसे, लेकिन मैंने आज तक बीवी पर हाथ नहीं उठाया अपना। नहीं, ये तसव्वुर भी नहीं होता। थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी होती है, झगड़ा तो होता है किसी ना किसी चीज पे नॉर्मली, आजकल ज्यादा होने लगा है क्योंकि रिटायरमेंट हो गई है। तो मैं देखता हूँ भी गैस का चूल्हा तो नहीं ज्यादा जल रहा है अभी तक आगे, क्योंकि किचन में देख रहा हूँ या चूल्हा जल रहा है तो कहते हैं मेरे किचन में मत झांका करो तुम आगे, तुम जाओ जाके जब खाना में जाके अखबार पढ़ा करो, तो यहाँ क्यों बैठते हो आके। उन्हें ये फिक्र है कि ये कुक बेचारा भाग गया तो फिर मैं कैसे बंद करूं। तो वो थोड़ा अच्छा, मैं एक इस सवाल से एक आखिरी सवाल में और जानना जो कि बड़ी ये मुनफरिद वाक़या आपने शेयर किया। वैसे ये मैंने इस किसी भी मर्द का ये रवैया अपने माशरे में बहुत ही कम मैंने देखा है। आप बताएं मुझे कि मोहब्बत मुझे बीवी से है कि नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो मतलब सारी ख़वातीन जो ना इसके बाद आपको इतने तारीफी मैसेज भेजेंगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। चलें, शुक्र है, ये तो अच्छी बात है कि मैसेज आया। हाँ देखिए वो आजकल मैं टेलीफोन खोलता हूँ, कहती है कौन औरत है, किसकी है? मैं क्या बीबी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो वैसे ही किसी का आया हुआ है, ये मैं खोल के किसी की फेसबुक देख रहा हूँ आगे। ख़वातीन तो आपको पता है ना आजकल ये टेलीफोन वगैरह ये भी एक मुसीबत खराफात ही है। तो वो हमेशा देख रही होती है। मुझे क्यों लग रहा है कि जिंदगी की किसी मोड़ पे नहीं ऐसा वाकया नहीं हुआ। नहीं ऐसा वाकया, मैं ना कोई पकड़ा गया हूँ, ना मैंने कोई इश्क किया किसी के, ऐसा मामला कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये दिल क्या करे जब किसी का हो जाए तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस हवाले से कि अब ये 15-20 बरस गुजर गए, राज बात है, उम्र का एक दौर गुजर जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी भी हवाले से कोई इनसिक्योरिटी किसी भी पार्टनर को हो, उसमें भी निस्बतन कमी आ जाती है कि उन कैसे जाएगा, ठीक है ना। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, क्या कभी उन्होंने इजहार किया कि अच्छा करते ही रहते तो क्या था, तुम्हारा शौक था अदाकारी का? ये मौजज़ा अभी तक नहीं। ये दिल की आग दिल में रह गई है। लेकिन आपके सेक्रीफाइस का एहसास है उन्हें? हाँ, इसका बिल्कुल एहसास है। हाँ। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा रिश्ता जो है मजबूत इसी बात पर है कि वो महसूस करती हैं कि ये बंदा जो है ये जहाँ जाता है, बाहर जाता है, टूरिंग पे जाता है, इधर जाता है, मुझे साथ रखता है हमेशा आगे। और ये कि इतनी बड़ी कुर्बानी इसने दी, और ये कुर्बानी जो इतनी बड़ी कि उस जब मैं तकरीबन अपनी बुलंदी पर पहुंच चुका था जहां मुझे अदाकारी करना बहुत अच्छी तरह से आ गई थी। वैसे तो ये है कि अदाकार कभी सेटिस्फाई नहीं होता। मैं आज अपने ड्रामे पुराने कभी देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ अब मैं इससे बेहतर, अब तो उरूज पे छोड़ दिया ना आप। हाँ, बेहतर। मैं अगेन ये समझता हूँ कि किसी भी पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, मगर बहरहाल ये गैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब मेरी बात सुनेंगे ना आपकी, हो सकता है मेरी बेगम इसको कायल हो जाए आपकी बात। हाँ, नहीं अब तो मेरे ख्याल में आप थोड़ी सी और जरा करें ना मेरे लिए। मगर बहरहाल ये एक कमाल बात है कि एक मर्द ने एक पैट्रियार्की का जो हमारा सारा निज़ाम है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिस तरह से, उसके बावजूद उसमें आप जैसे मर्द भी हैं जो कि अपना घर और अपना रिश्ता और अपनी अहलिया की खुशी के लिए अपनी हॉबी छोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और होना बहरहाल दोनों को नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। नाज़रीन, स्टे विद अस, ये बहुत मुनफरिद बात है और बहुत अच्छी बात है। एक बड़े यानी कि इतनी ख़वातीन करती हैं, हम उस पर बात करते हैं। एक मिसाल हमारे सामने, एक ऐसा मजबूर मर्द भी है। देखिए ना, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम ये मानते हैं कि मजबूर मर्द है तो इसका मतलब है वो तमाम ख़वातीन भी मजबूर होती हैं जिनको हम काम छुड़वाकर उनकी डिग्रियां ज़ाया करा के और उन्हें घर बैठने पे कोई गम नहीं है मुझे, उनकी मर्जी के बगैर। शाह साहब गम नहीं है। आई एम हैप्पी, आई एम प्लीज्ड। स्टे विद अस नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बासित खान साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और बासित खान साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। Any regret in life?
रिग्रेट लाइफ में यही है कि जो बाज़ ज़िंदगी में, नौजवानी में, जवानी में कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जिनको मैं अवॉइड कर सकता था। अगर मुझे दूसरा जन्म मिले या ज़िंदगी मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों में मैं ना जाऊँ। आप पूछेंगे वो क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा नॉन सीरियसनेस रहा बीच में, कि ज़ाहिर एक अदाकारी का एक शोबा था मेरा, उसमें आके मैं अदाकारी करता था। जैसे आपने कहा भी, कुछ लोग पसंद भी नहीं करते थे आके। तो एक सवाल ये होता है नॉर्मली कि अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक मैं अदाकारी करता रहा मैं कुछ थोड़ा सा इधर नॉन सीरियस रहा, इस लिहाज से कि जैसे मुझे होना चाहिए था, एक बहुत ज़्यादा जॉब के अंदर अपना सीरियस, वो एक अपने थोड़ा करियर सा, में ये जो हाँ professional करियर job- में थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ मैं और बेहतर परफॉर्म कर सकता था। बट बिकॉज ऑफ दिस टैग कि मैं एज एन एक्टर था साथ साथ, तो उसका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। अच्छा, जो एक सिविल सर्वेंट कोई भी हो, जो उन लोगों के लिए भी जो आज सर्वे शुरू करते जी, हैं, जी, जी। उनको चाहिए कि नौकरी के साथ साथ अपने इल्म में इजाफा करें, बहुत पढ़ाई करें, पढ़ते रहें आके, और उन चीज़ों को पढ़ें जो पुराने ज़माने में आपके पिछले वक्त में जो कुछ हुआ, ताकि आप उससे सबक लें। गवर्नेंस के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। एग्जैक्टली, और उसके आगे बगैर- आपका ताकि और फिर मुस्तकबिल इतना रैपिड चेंज है अब गवर्नेंस के जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं कि जी हाँ। अगर आप उसके साथ अपने आप को लेकिन updated पता नहीं क्या, रखते मैं तो- शाह साहब आपको ये बताऊं, मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे यहाँ जो सरकारी अफसरों के साथ भी जुल्म होता है। सरकारी अफसर तो जुल्म करते हैं, जी, उनके इनके भी साथ तो भी हुकूक है जुल्म ना जी, होता उस पर भी बात करनी उनके चाहिए। साथ भी जुल्म होता है कि आप देखें कि उनको कोई अपने टेनर की गारंटी कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रेड्स हैं हमारे, 22 ग्रेड है या समगे मिलते हैं आके, कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनको बड़ी पिवटल, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पाकिस्तान में मिली हैं, 1 2 3 4 कि नजर आती है कि क्या है उनके अंदर हुनर। उन पूछ तो लें, कोई उनसे कोई बता तो दे, पब्लिक से शेयर तो करें उन्होंने मुल्क को दिया क्या है। काम वो करें जो मुल्क के लिए कर सकते हैं आगे, जिसमें आपको फायदा। जैसे मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मेरा अपना ब्रेन चाइल्ड था, मैंने कहा ये होनी चाहिए, आबादी के ऊपर किया आगे। मुझे एक महकमे में याद है, मैं पंजाब टैक्स बोर्ड में था, हमारे वो जो पैसे थे तकरीबन 2 अरब रुपए थे और वो 9.5 पे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि ये 9.5, ये तो दूसरे बैंक जो है 10.5 दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप इसको 10.5 करें वरना हम पैसे विड्रॉ कर लेंगे। अब पंजाब बैंक तो पंजाब गवर्नमेंट का होता है ना, चीफ सेक्रेटरी का, लेकिन मैं उनकी मातहत था और उन्होंने जनाब फौरी तौर पर मेरी लेटर गया, उन्होंने इसको 10.5 कर दिया। 2 करोड़ का मैंने फ़ायदा पहुँचाया। तो मेरी खुशी का बायस है कि मैंने इस मुल्क को कुछ दिया तो है ना आगे। मेरा ये सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से जेलस नहीं हूँ, अफसरों को ठीक है अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए, लेकिन खुदारा पूछिए तो सही, बताएं क्या किया ना मुल्क के लिए। ये जो सीनियर रैंक्स में जाके और जो प्रमोशन और बोर्ड्स वगैरह का जो सिलसिला है, इसका फाइनल इख्तियार जो सियासतदानों के पास चला जाता है, इसको आप ठीक समझते हैं या आप समझते हैं कि विद इन द ब्यूरोक्रेसी कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने मेरिट के ऊपर आएँ? बिल्कुल, मैं एक तो ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ACRs का, ACRs का सिस्टम मैं खुद भी रहा हूँ। आपको ACRs जो मिलती है अपने ब्लू आइट को देते हैं आप, आउटस्टैंडिंग खाना बनाने की, ऊपर का खाना बनता है जी, आउटस्टैंडिंग बना दिया, मैं तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देती है आके। भाई आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिए तो उसके साथ परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिव बताएं कि इसने काम क्या किया है, जिक्र क्या किया उसका, वो मिलती है आपको। ACRs बनती हैं मोहब्बत प्यार, किसके साथ दोस्ती निभाओ, बहुत आगे पीछे फिरो, माई बॉस यस सर, आपको ACR अच्छी मिल जाती है। तो कहते हैं वरना वो ACR खराब कर देगा। जो आपने बात सियासतदानों की, मैं नहीं समझता कि किसी तौर भी सियासतदानों को प्रमोशन बोर्ड में बैठना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बुनियादी तौर पे तो रियासत के मुलाजिम हैं बिल्कुल जी, हुकूमत या पार्टी कोई भी आए कोई भी जाए, उन्होंने तो रियासती मफाद के लिए, लोगों के मफाद के लिए और जो भी कानून बना है, चाहे वो किसी ने भी बनाया, उसके मुताबिक अमल करना। हाँ शायद दूसरी बात जो अहम ये है कि आप ये देखें कि एक और बड़ा खतरनाक जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, एक गवर्नमेंट आती है उसके अफसर आते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आई फलानी गवर्नमेंट इसको निकाल, जी ऐसे ये लगता है कि बहुत बिल्कुल जुल्म ही, है। हाँ, बहुत जुल्म। आप देखें कि आपका दुश्मन भी अफसर भी है लेकिन टैलेंटेड है, Yes. तो आप उसको रखें उस क्योंकि जगह पर मुआशरे आके। के लिए वही अच्छा है ना। ये अब जैसे आपने ये बात की ना 1% क्या है, मगर अगर वो अफसर वो भले किसी ने रखा है, मजीद ने रखा है, पीपल्स पार्टी ने रखा है, PTI ने रखा है, नून ने रखा है, किसी ने भी रखा है, लेकिन अगर अच्छा है और उसके जहन में ये बात है कि मैं अपने शोबे के मामलात को बगौर देखूंगा, तो देखें 1% से 2 करोड़ महाना का या सालाना का सालाना का सालाना 2 का, करोड़ फायदा एक दफा में, एक ही दफा में लिया। अभी अगर वो ना आप देखें ना, महाना ही मिलेगा ना आपको आके। जी हाँ,
10.5%, 1% बढ़ता है 2 अरब का तो 2 करोड़ ही हो शोबे गया। क्यों डाउन होंगे? इसीलिए होंगे ना अगर आप अहल लोगों को लगाएंगे नहीं। मैं एक और चीज़, तीसरी चीज़, नवाजने का अमल जो है, हमारे यहाँ सरकारी अफसरों को फैमिली पर्सन बना लेते हैं आके, कि ये फैमिली की तरह आदमी है आके, जिनके साथ बहुत मोहब्बत हो जाती है आके। आपके सामने मिसाल है कोयटा में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, कि एक औरत आपकी तीमारदारी कर रही है, आपके साथ रह रही है। ज़ाहिर है कायद आज़म साहब नहीफ थे, लागर थे, बहुत उस वक्त बीमार थे, तो एक उनसियत होती है कि बीबी बता मैं कोई तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ, कोई तुम्हारा काम कर दूँ। तो कहती है कि सर मुझे पंजाब में ट्रांसफ़र करवा दें। तो कायद आज़म पता क्या कहते हैं? कहते हैं वो तो सेक्रेटरी हेल्थ करता है। सर वो कायद आज़म, वो पाकिस्तान, और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम किस तरह नवाजते हैं अफसरों को? अरे भाई आप अफसरों को नवाजें मत, उनके काम देखें, उनसे काम लें आप। सब वो नवाजने का एक मकसद ये भी तो होता है ना सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि हमारे यहाँ जो बोर्ड होते हैं इनमें बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। ये फरमाइए कि अगर आप मुड़ के देखें तो ये मोड़ कब मुड़ा है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कि सियासतदानों ने मनपसंद ब्यूरोक्रेट जो हैं उनको नवाजना शुरू किया, या ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ लीडरान के साथ, कुछ पार्टीज़ के साथ अपने आप को अटैच करना शुरू किया? ये कब से होना शुरू हुआ? शाह साहब ये 70s तक तो ये मामला ठीक रहा। अच्छा, प्रोफेशनल्स होते हाँ थे। जी, 70s तक तो उसका नामो निशान नहीं था। हम खुद उसमें आए हैं, 79 में आए, 80 में आए हैं, तो उस वक्त 80s के भी, ये 80s के बाद शुरू हुआ है। और इसमें कुछ जो मुझे एक बड़ा वाकया, एक मशहूर उसने बताया, ये जो बेचारे अपना ब्यूरोक्रेट, अपना आदमी, ये किस पार्टी ने सबसे पहले शुरू किया? वैसे जनरली टैग करते हैं लोग PMLN से, मियां नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में आप देखें ना कुछ अफसरान ऐसे हैं, मतलब इनके अंदर एक इसे खसूसियत कह लें या इनकी लाइकिंग कह लें, ये अपनी ट्रस्टेड लोगों पर ज़्यादा अमल करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं जो ट्रस्टेड हैं। अगर कोई ट्रस्टेड बंदा नहीं है, कितना ही लायक है, नहीं पसंद करते आके। ये ट्रस्ट इनका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फरमाइए, लाजिम बात है, एक जिस्म जब नहीफ होना, लागर होना, ख़राब होना शुरू होता है तो पूरे का पूरा हर उज़्व जो है ना वो वीक होना शुरू होता है। मगर कहीं गड़बड़ किसी मकाम पे किसी उज़्व ने ज़्यादा गलती की होती, दिमाग ने, कि पता लगता है बीमारी यहाँ से शुरू हुई, कंधे से आपने इलाज नहीं कराया, उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, दीगर इदारे, अवाम, किसकी ज़्यादा गलती रही पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाने में? अब ये जो सवाल है, मैं ये समझता हूँ, मैं चूँकि ख़ुद इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ ब्यूरोक्रेट्स की, तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक मैंने वो ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, जब आप अकेडमी में जाते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स के वालिदैन भी आते थे वहाँ आकर। जिस तरह के वालिदैन थे, पता लगता था कि कोई रूरल बैकग्राउंड से हैं, कोई किसी तरीके से हैं, तो उनके पास ट्रांसपोर्ट भी थी कि नहीं थी, जैसी थी सब चीज़ें उस वक्त में एक दूसरे को पहचानते हैं कि ये बंदा उस वक्त क्या था जब सर्विस शुरू की। मतलब कुछ लोग हम्बल बैकग्राउंड से थे। हम्बल होना बुरी बात नहीं, लेकिन कोई बाल भी क्या, बल्कि मैं तो उसको बड़ी अहम बात समझता हूँ हाँ। कि देखिए दुनियावी लिहाज से कोई शख्स हम्बल है मगर अपनी मेहनत से फिर वो ऊपर आया, तो ये तो उसकी बहुत ही एक्स्ट्रा मेहनत, कमिटमेंट और सलाहियत का। लेकिन होता क्या है कि जब वो अपने करियर की एंड पे होते हैं, जब वो परेड 21-22 के करीब पहुंचते हैं, तो फिर वो यूं कोट को दिखाते हैं, देखिए केड़ा कोट है, ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। दिस इज़ व्हाट दे टॉक अबाउट। यानी कि जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर के लोग इस चीज़ को फ़ख्र समझते हैं। जैसे मैंने बड़ी गाड़ी को फ़ख्र समझते हैं, बड़ी गाड़ी में ट्रैवल करना फ़ख्र समझते हैं, बड़ी गाड़ी को कोई रोकेगा नहीं। छोटी गाड़ी को चाहे नई भी हो, छोटी हो तो इशारा देकर रोक लेंगे आके आपको, लेकिन बड़ी गाड़ी अंदर घुस जाए, उसमें बैठे हो आके नहीं रोकते आके। ये कल्चर हमारा बहुत बुरा है। ये जो हमारे अंदर इस मुल्क के अंदर जो मैं समझता हूँ कि दोगलापन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इससे बड़ा दिल। आप समझते हैं आपके कबीले का ज़्यादा कसूर रहा है इसमें? ब्यूरोक्रेट्स का इसलिए रहता है, मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को एक चॉइस है, आपको गलत काम कहा जाता है, आप नो कर सकते हैं, आप नो कर सकते हैं। मगर वो जो सियासतदान जो खुड्डे लाइन लगाता है
और अगर नो नहीं कर सकते तो आप लिख दें उसके ऊपर कि हाँ, जनाब ये काम उसको हर मेरे लिहाज से गलत है, ये दुरुस्त है। और सबमिटेड फॉर योर कंसिडरेशन। और आज भी सिस्टम में इतनी जाने कि कोई करवा नहीं सकता, सवाल ही क्योंकि पैदा दूसरा आएगा तो करेगा, किसी ना लेकिन किसी शाह को करना साहब पड़ेगा। वो जो आदमी नो करता हाँ। है ना, उसकी खुशबू ऐसी फैलती है, Yes, ऐसी फैलती है, वो सब कहते हैं जी वो बंदे ਨੂੰ ਲੈ के आओ, वो बंदा बड़ा उन्होंने नो किया सी काम नो आके। मुझे बताइए कौन सा आदमी नो है? एक अफसर ने मुझे बताया जो कि किसी सीएम के साथ ड्यूटी कर रहा था, वो कहता है उतरे हेलीकॉप्टर से क्लब रोड पे गए, यूं रखा जूता उन्होंने आगे, कहते एक ग्रेड 20 अफसर पुठी कलाबाजी खा गया, उन्हें जूते पॉलिश करना शुरू कर दिया। सर जी ये जमाना है वाकई सर जी। ये मरहूम हमारे एक दोस्त थे, मेरे बैचमेट थे, उन्होंने बताया जिंदगी की कौन सी ऐसी चीज, ऐसा वाकया, ऐसा रिश्ता, ऐसा इंसिडेंट, कुछ भी ऐसा जो आप सोचते हो, जो बासित खान साहब सोचते हो कि यार ये डिलीट हो जाए, ये हिस्सा जिंदगी का हज़फ हो सके, डिलीट हो सके माजी से। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहां मैं एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था नौकरी में, मैं महकमों का नाम नहीं लेना चाहता वरना मैं ये करें, लेकिन 2-3 महकमे ऐसे थे जहां मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मैं अपनी तारीफ़ आप नहीं करता, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपको वहाँ से फारिग कर दिया जाता है, आपको हटा दिया जाता है। ये मैं एक अब्दुल बासित खान नहीं है, इतने अब्दुल बासित खान बेशुमार हैं। एक उसको मैंने आज फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ, अब जब मैं पासपोर्ट के ऑफिस में आते थे आके, मैं कहा सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं इसमें? कहते हैं बस ऐसा है। तो बड़े काबिल अफसर थे माशाल्लाह, बड़े लायक थे, लेकिन वो कहीं और जगहों पर बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हों, आप बेहतरीन काम कर रहे हों और फिर आपको हटाया जा रहा हो वहाँ से, तो आप पूछ रहे हैं उनसे कि मेरा कसूर क्या है, मैंने गलती क्या की है, कोई मुझे बताए तो सही। और मुझे दूसरे से ये कहा जाता है नहीं गलती भी कोई नहीं है। तो तीर कौन चला रहा है, कहाँ से तीर आ रहा है, ये मुझे भी मालूम नहीं है। ये हैं कुछ तलखियाँ ज़िंदगी की। जवाब चाहता हूँ मैं, गलती की है मैंने तो मान लेता हूँ मैं आके। लेकिन हमारे यहाँ मैं जैसे अभी शुरू में कहा था कि इंसान जो है सांप के रूप में नज़र आता है कई जगह, जो आपको डसता है। मैं जो समझ पाया कि कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स आपकी ऐसी थी जो है जहाँ पर मेरा कसूर नहीं था, मगर जो आपको तकलीफ देती है जो कि नहीं मुझे, होनी और जहाँ मैं परफॉर्मेंस भी बहुत दे रहा था। मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, मुझे यकीन था। मुझे लोग कहते हैं हाँ साहब ऐसा कम से कम कितना नहीं आई तक, लेकिन उसका सिला हमें नहीं मिला। ये फरमाइए बासित खान साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। ये वाक़या है मेरे ख्याल 2010 का, 2003 का। मैं उस वक़्त एक शायद उसमें था 2003 में। हाँ, तो मेरी जब वालदा की डेथ हुई थी आके, तो मैं उस वक़्त जाता था, एक पेशावर में एक कोर्स था हमारा जो कि तरक्की का कोर्स हो रहा था आके। तो उस वक़्त फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई फेल्ट सैड, क्योंकि ज़िंदगी में माँ से बड़ी हस्ती कोई नहीं होती। बाप है लेकिन माँ से बढ़कर कोई हस्ती इसलिए नहीं कि माँ हमेशा आपको देखती थी। जब ईद आता था, ईद का दिन आता था, तो हमारे सर पे कंगा फेरती थी, खुशी से चेहरा चूमती थी आके। तो वो दौर जो है ना वो याद आता है। अब कोई ऐसा नहीं है। बाकी रिश्ते जो होते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कहता कि वो हटते जाते हैं, क्योंकि वो खुद अपने उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं बच्चों में, फैमिलीज़ में आके। ये कोई मैं नहीं हूँ, ये सबका हाल ये है। जिससे पूछो तो कहते हैं कि हाँ भाई बहन एक दूसरे के साथ नहीं चलते। माँ याद आती है आपको हमेशा। जैसे मैं अपनी माँ को भी कहता हूँ और ये धरती भी मेरी माँ है, इसका भी अफसोस रहता है कि धरती क्यों नहीं, आज हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे। और वो माँ याद आती है जो प्यार करने वाली माँ होती है। ईद पे जाते थे तो मुझे याद है कि यहीं घर दाखिल होते थे तो पूँछ घूमती थी, और फिर एकदम से बाल चूँकि मेरे बड़े बड़े आते थे, कंगा फेरती थी इस तरह के, कहती थी कि अपने ये माथे को साफ रखा करो, माथा नजर आना चाहिए, ये ना आना चाहिए, क्योंकि ये खुशबख्ती की अलामत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला और बहुत खुल के बहुत दिल से आपने बातें की। थैंक यू सो मच। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे बहुत अरसे के बाद, मैंने और जगह भी इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन जिस तरह आपके साथ मैंने दिल की बातें की हैं ना, ये दिल के मामले जो है, जिस तरह आपने मुस्कुराहटों के साथ अपने ऐसे ऐसे मुझे सवाल कर लिए, अब घर जाऊंगा तो पता लगेगा क्या होगा। लेकिन बड़ी खुशी हुई। मैं ये चाहता हूँ कि आप खूबसूरत सा एक शेर मेरे लिए पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपका शेर का भी बहुत वो फ़ैन हूँ। आप बड़ी इज़्ज़त अफजाई। अभी जो आपने बात की एक जगह
हमारी ये माँ धरती माँ है, तो उसी कैफियत का, उसी तकलीफ़ का जिससे आप भी गुज़र रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारी एज के लोग भी गुज़र रहे हैं, हमारे बाद आने वाले भी देख रहे होंगे, परेशान होंगे और गुजरेंगे अगर यही हालात हमने रखे, यही चलन हमने रखा। वो मेरा गम गुसार था ही नहीं, वो मेरा गम गुसार था ही नहीं, हाँ ही नहीं, यार समझे थे यार था ही नहीं, वो मेरा गम गुसार था ही नहीं, यार समझे थे यार था ही नहीं। उनको धरती की बागडोर मिली, उनको धरती की बागडोर मिली, जिनको इस माँ से प्यार था ही। वाह 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 वाह। बहुत खूब शाह साहब, बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।